अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 37 का पार्ट 2। इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि कोगुलेशन जो है वो किस तरह स्टार्ट होगी। आपको पता है कि कोगुलेशन का जो हमने पूरा एक फ़्लो चार्ट था वो पढ़ा था कि हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा और आगे से हमारे पास जो है थ्रोम्बिन जो है वो बेसिकली फिब्रिन जो फिब्रिनोजन है उसको फिब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट करेगा और फिर हमारे पास जो है सारा फिब्रिन का हमारे पास फिर पॉलीमर्स फिब्रिन के जितने भी फिब्रिन मोनोमर्स के पॉलीमर बन के हमारे पास एक फिब्रिन बन जाएगा। उसका हमारे पास लॉन्ग चेन फिब्रिन बन जाएगा और फिर ये सारे हमारे पास जो है मिलके क्रॉस लिंक्ड फिब्रिन मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। बेसिकली ये सारा पाथवे था और हमने पढ़ा था कि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो किस तरह कन्वर्ट होगा। हमारे पास थ्रोम्बिन एक्टिवेटर रिक्वायर होता है और थ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो बेसिकली हमारे पास इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स से रिलीज़ होता है। आज हम देखें, आज हम इसको पढ़ते हैं कि हमारे पास थ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन एक्टिवेटर किस तरह रिलीज होगा। थ्रोम्बिन एक्टिवेटर अगर हमारे पास एक्टिवेट नहीं होगा तो हमारे पास, आपको पता है कि ऑफ कोर्स हमारे पास जो है ब्लड कोगुलेशन स्टार्ट नहीं होगी। ब्लड कोगुलेशन स्टार्ट नहीं हुई तो हमारे पास ब्लीडिंग होती रहेगी, जो कि हमारे पास बहुत हार्मफुल है। अब बेसिकली हम देखेंगे कि हमारे पास क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी और मैकेनिज्म आर सेट इनटू बाय फॉलोइंग। और जो क्लॉटिंग है वो किस तरह स्टार्ट होगी, मतलब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर किन दो वेज में स्टार्ट होगा। ट्रॉमा टू द वेस्कुलर वॉल। अब वेस्कुलर वॉल को ट्रॉमा हो गया, पता है आपको, एपिथेलियल को हो गया या कोलेजन को मतलब एक्सपोज हो गई है हमारे पास प्लेटलेट के साथ। और अगर इसके अलावा हमारे पास ट्रॉमा टू ब्लड या हमारे पास जो है इनके डैमेज होने की वजह से, ठीक है, कोई अंदर जो ब्लड है उसमें भी उसके भी की जो वॉल्स हैं, मतलब डैमेज ब्लड के अंदर जो WBCs हैं, RBCs हैं, प्लेटलेट्स हैं, इनकी वॉल भी डैमेज हुई है तो भी हमारे पास क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर रिलीज़ होगा। अब तीसरा क्या है, कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्लड विद द डैमेज एंडोथेलियल सेल्स और विद द कोलेजन एंड अदर टिश्यू आउटसाइड द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये बात भी ठीक होगी। इन ईच केस दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर व्हिच कैन कॉज प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन टू द थ्रोम्बिन एंड ऑल सब्सिक्वेंट क्लॉटिंग स्टेप्स। ठीक है, ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि हमारे पास बेसिकली थ्रोम्बिन कब रिलीज होता है। थ्रोम्बिन हमारे पास जो है, मैंने आपको बताया कि थ्रोम्बिन हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो हमारे पास तब रिलीज़ होगा जब हमारे पास किसी भी किस्म का कोई भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स आएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, वो क्या है कि हमारे पास जो है ये तो हमारे पास एक्सटेंसिव पाथवे है। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये जो हमारे पास लास्ट 2025 का पेपर था ना, 2024 का, इसमें हमारे पास SCQ आया था ये। ठीक है, तो आपने इसको ना ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से, MCQ SCQ के लिहाज से। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज जनरली कंसिडर टू बी फॉर्म्ड इन टू वेज। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर दो तरह से रिलीज होगा। वो किस तरह होगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे हमारे पास तब एक्टिवेट होगा जब हमारे पास वेस्कुलर वॉल के से को वेस्कुलर वॉल डैमेज होगी। ठीक है, एक्सट्रिंसिक से आप याद रखें EX मतलब आउटसाइड, और आउटसाइड क्या होता है, पहले हमारे पास वॉल होती है फिर हमारे पास ब्लड होता है ना। इस तरह इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो हमारे पास जब ब्लड डैमेज होगा तो हमारे पास जो है इंट्रिंसिक पाथवे होगा। अब बेसिकली देखिए, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी भी किस्म की सर्जरी हुई है तो हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल देखें ना, अब मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ कि हमारे पास कोई सर्जरी हुई है, तो सर्जरी जब हुई है तो हमारे पास कोई ब्लड वेसल जो है वो कट हुई है, तो ब्लड वेसल कट हुई है तो आप मुझे बताएं कि हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा या एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा। ठीक है, ये पास्ट यूएचएस का जो है हमारे पास MCQ था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा कि इंट्रिंसिक। In both the extrinsic pathway are series of the different plasma protein called as blood clotting factors play a major role. ठीक है, Many of these protein are inactivated forms of proteolytic enzymes. ठीक है, when converted to active form the enzymatic action causes successive causing of the clotting process. ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बात किया कि हमारे पास इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमारे पास बहुत से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो रोल प्ले करेंगे। वो हम आगे जाके पढ़ते हैं कि हमने जैसे पढ़ा था, आपने उधर देखे होंगे फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, वो जो एक टेबल सा बना हुआ है वो आपने याद करना है, ये वही बात है। और ये हमारे पास वैसे तो नॉर्मल रूटीन में ऑफ कोर्स ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट हो गया। अगर एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट हो गए फिर तो हमारे पास सारे ब्लड की कोagulation स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी इन्होंने बात की है। अब देखें, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, मोस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर डिजाइंड बाय द रोमन न्यूमेरिकल्स टू
इंडिकेट द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ स्मॉल फैक्टर ए इज़ एक्टिव, ठीक है, ये इन्होंने 8 की बात की है। ये 8 जो है ये पहले तो इनएक्टिवेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा, लेकिन जब इसके साथ लग जाएगा 8A स्मॉल लेटर ए इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास बेसिकली इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। अब हम देखें, अब हम एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्सट्रिंसिक पाथवे हमारे पास है क्या। ये रहा हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलओ है आपका, SCQ है, MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार एक चीज़ को आपको ये चीज़ बता रही हूँ। द एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉर इनिशिएटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट वीकन विद एन ट्रॉमेटाइज्ड वॉल और द ट्रॉमेटाइज्ड एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज दैट कम इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, ठीक है। अब ये वही बात है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे हमारे पास कब एक्टिवेट होगा। एक्सट्रिंसिक पाथवे हमारे पास जो हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को कब एक्टिवेट करेगा, जब भी हमारे पास कोई ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज होगी। अब रिलीज ऑफ द टिश्यू फैक्टर्स, अब जैसे ही ट्रोमेटाइज टिश्यू रिलीज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ द सेवरल फैक्टर्स कॉज टिश्यू फैक्टर और द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। अब टिश्यू ने हमारे पास जो है टिश्यू डैमेज हुआ है, तो टिश्यू डैमेज ने हमारे पास जो है अब जाहिर है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है ना, तो इसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा जो टिश्यू फैक्टर्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसमें से हमारे पास थ्रोम्बोप्लास्टिन उन्होंने एक बताया हुआ है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। The factor is composed especially of the phospholipid from the membranes of the tissues plus a lipoprotein complex that function mainly as a proteolytic enzyme, ठीक है। अब ये बात भी होगी कि हमारे पास क्या इन दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन से हैं, फॉस्फोलिपिड्स और क्या है, प्रोटियोलिटिक, ठीक है। मैं आपको इस वाले टॉपिक पे ज़्यादा इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दोबारा देख लेते हैं इसके बारे में। टिश्यू फैक्टर्स कौन से हैं हमारे पास, जो मतलब हमारे पास जो टिश्यू डैमेज हुए उससे हमारे पास थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ हुए हैं या टिश्यू फैक्टर रिलीज़ हुए हैं। अब जो फैक्टर हैं वो हमारे पास उनकी कंपोजिशन क्या है कि हमारे पास वो फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास टिश्यू की मेम्ब्रेन पे जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो उनकी कंपोजिशन है। या इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं। लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बेसिकली जो है ये प्रोटीलिटिक का एंजाइम का काम करेंगे, यानी जो टिश्यू फैक्टर्स 8 थे उनको प्रोटीलिटिक एंजाइम जो है ये एक्टिवेट करेगा। सो ये सारी बात होगी। आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं, वो क्या है हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ द। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, फैक्टर जो 10 जो है वो हमारे पास एक्टिवेट होगा, ठीक है। फैक्टर 10 एक्टिवेशन ऑफ द फैक्टर 10 द लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऑफ द टिश्यू फैक्टर, ठीक है। लिपोप्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स है टिश्यू फैक्टर का ऑफ टिश्यू फैक्टर फर्दर कॉम्प्लेक्सेस विद ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर 8, ठीक है, ये बात भी ठीक होगी। and in the presence of the calcium ion act enzymatically on the factor 10 to form activated factor 10, ठीक है। ये इन्होंने बात कर ली कि हमारे पास जो है वह फैक्टर 10 किस तरह एक्टिवेट होगा कि हमारे पास जो है सबसे पहले फैक्टर 8 प्रेजेंट होता है। फैक्टर 8 के ऊपर हमारे पास किसने लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स टिश्यू ने एक्टिवेट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम आयन, और हमारे पास क्या हो जाएगा, फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो है आगे जो फैक्टर 10 एक्टिवेट हुआ है उसने क्या काम करना है। अब जो हमारे पास इफेक्ट ऑफ द एक्टिवेटेड फैक्टर 10 कंबाइंस इमीडिएटली विद द टिश्यू फॉस्फोलिपिड, हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास टिश्यू फॉस्फोलिपिड होते हैं जो रिलीज़ करेंगे, ठीक है, उनके साथ इसने अटैच हो जाना है और विद एडिशनल फॉस्फोलिपिड्स। और हमने आपको याद हो कि अगर हमने स्टार्ट में पढ़ा था, जब स्टार्टिंग में प्लेटलेट्स की बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, तो मैंने आपको कहा था कि याद रखिएगा कि फॉस्फोलिपिड प्लेटलेट्स के मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास कुछ फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होती हैं, वो कुछ फॉस्फोलिपिड्स भी रिलीज़ करते हैं। as well as with the factor V released from the platelets, और कुछ प्लेटलेट से फॉस्फोलिपिड रिलीज फ्रॉम द प्लेटलेट एज वेल एज फैक्टर 5 टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। तो अब ये अगर मैं आपको पैराग्राफ जो है ये सारी बात में अगर आपको एक फ़्लो चार्ट के में समझाऊँ तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब ये सारी बात है यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में, ठीक है। अगर आप इस पैराग्राफ को भी समझ लें तो हमारे पास जो है वो काफ़ी है। अब क्या है, हमारे पास टिश्यू ट्रॉमा हुआ है, ठीक है। टिश्यू ट्रॉमा हुआ है तो एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा। एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट वो किस तरह होगा कि हमारे पास जो है सबसे पहले फैक्टर जो 7 प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होगा कि फैक्टर 7 ने टिश्यू फैक्टर्स ने हेल्प करनी है फैक्टर 7 को फैक्टर 7 एक्टिवेट करने में, ठीक है।
अब उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो है उसके बाद जो है फैक्टर 7 ने क्या करना है कि 10 को करना है एक्टिवेटेड फैक्टर 10। अब वो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 किस तरह होगा कि हमारे पास जो एक्टिवेटेड फैक्टर 7 है वो भी इसमें यूज़ होगा और कैल्शियम आयन जो हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर थे वो भी यूज़ होगा। अब जो हमारे पास फैक्टर 10 है, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है, उसने क्या करना है, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 ने बेसिकली हमारे पास क्या करना है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स को एक्टिवेट करना है। ठीक है, क्या करना है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स को एक्टिवेट करना है। ठीक है, अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने हमारे पास क्या करना है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना है इन द वाइल यूजिंग कैल्शियम आयंस। और इसके अलावा हमारे पास जो है प्रोथ्रोम्बिन को जब हम थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होंगे तो हमारे पास प्लेटलेट जो फॉस्फोलिपिड जो मैंने आपको कहा था कि रिलीज़ होंगे या मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे तो वो भी हमारे पास यूज़ होंगे। ठीक है, अब जो नीचे वाली एक बात है वो आप समझ लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब नीचे वाली जो बात है वो यहाँ पे थी बेसिकली ये फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, यहाँ पे एक बात की हुई है उन्होंने। हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमारे पास एक्टिवेट हो गया और हमारे पास जो कैल्शियम आयन था उसने भी हमारे पास जो है जो प्रोथ्रोम्बिन को हेल्प करनी है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने की। ठीक है, हमने कैल्शियम आयन भी देखा था, वो भी यूज़ हो रहा था। एंड द क्लॉटिंग प्रोसीड ऑलरेडी एक्सप्लेन। ठीक है, और हमने बाद में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास अब ब्लड क्लॉटिंग जो है, कोगुलेशन जो है वो ब्लड कोगुलेशन किस तरह स्टार्ट हो गई। ठीक है, एट फर्स्ट द फैक्टर 5 इन द थ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स इज़ इनएक्टिव। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए एक तो हमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर रिक्वायर्ड था और उसके अलावा हमारे पास फैक्टर 5 भी रिक्वायर्ड था। अब जो फैक्टर 5 है वो पहले तो इनएक्टिवेट होता है, लेकिन जैसे ही हमारे पास थोड़ी सी क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, अब थोड़ी सी क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है तो क्या होगा हमारे पास थोड़ी सी क्लॉटिंग स्टार्ट हुई है तो हमारे पास क्या होगा कि मतलब थ्रोम्बिन का जैसे ही लेवल थोड़ा सा बड़ा है तो हमारे पास फैक्टर जो 5 है उसका लेवल भी बढ़ जाएगा। और फैक्टर 5 बेसिकली ऐसे एंजाइम के तौर पे काम कर रहा होता है जो बेसिकली जो हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन की कन्वर्जन में उसका मतलब रेट इंक्रीज कर रहा होता है। दिस एक्टिवेशन देन बिकम्स एन रेडिएशन स्टोन एक्सक्रीशन ऑफ द prothrombin activator, thus in a final prothrombin activator activated factor 10 is an actual protease। ठीक है, फैक्टर 10 हमने देखा था ऊपर के हमारे पास वो प्रोटीएज के काम करेगा दैट काजन सिक्रेटिंग ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन टू फॉर्म थ्रोम्बिन। एक्टिवेटेड फैक्टर 5 ग्रेटली एक्सेलरेट दिस प्रोटीएज एक्टिविटी एंड प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड एक्ट एज अ व्हीकल दैट फर्दर एक्सेलरेट द प्रोसेस। ठीक है, ये बेसिकली मैंने आपको बताया है कि हमारे पास फैक्टर 5 जो है वो पॉजिटिव फीडबैक के तौर पे काम करेगा। ठीक है, ये सारी हमारे पास यहाँ पे बात हो गई। अब जो है आपको होप्सो इस वाले एक्सटेंसिंग पाथवे की समझ आ गई होगी। ठीक है, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें एक्सटेंसिंग पाथवे की, वही बस एक तो आपको थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टर कहाँ यूज़ हो रहा है और कौन सा कहाँ यूज़ हो रहा है। अब हम इंट्रिंसिक पाथवे की बात करेंगे। इंट्रिंसिक पाथवे हमारे पास क्या है कि जब भी हमारे पास कोई भी ब्लड वेसल जो है ब्लड की कोई मेम्ब्रेन डैमेज हुई है, ब्लड में जो हमारे पास आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज है उनकी मेम्ब्रेन डैमेज हुई है, इस तरह का कोई भी हमारे पास ऐसा प्रोसेस हुआ है या हमारे पास एक्सपोजर ऑफ कोलेजन टू द एक्सपोजर ऑफ ब्लड टू द कोलेजन, ठीक है, ये हमारे पास हुआ है तो हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा और हमारे पास उसने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का जो है वो लेवल वो बढ़ा देना है। अब जो है अब क्या है कि सबसे पहले हमारे पास जो ब्लड ट्रॉमा जो है वो हमारे पास क्या करेगा कि एक्टिवेशन ब्लड ट्रॉमा हुआ है उसने क्या किया है, फैक्टर 8 को एक्टिवेट किया है, तो फैक्टर 7 को एक्टिवेट किया है एंड द रिलीज ऑफ द प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड फैक्टर 12 को एक्टिवेट किया है और प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड को एक्टिवेट किया है। ठीक है, प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ वो क्या है हमारे पास। ठीक है, अगर आपने मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको इजीली समझ आएगा। अब ट्रॉमा टू द ब्लड और एक्सपोजर ऑफ द ब्लड टू द वेस्कुलर वॉल अल्टर्स टू इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द ब्लड। ठीक है, हम ब्लड वेसल जो है ये जो हमारे पास जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर है बेसिकली ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में ही प्रेजेंट होते हैं ना। ठीक है, और इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और हमने देखा था कि जब प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज होंगे फैक्टर एक्सट्रिंसिक फैक्टर में देखा हमने पढ़ा था प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज होंगे जिसकी वजह से ये सारे हमारे पास इनएक्टिव जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। अब इसने हमारे पास जो कुछ ट्रॉमा होने की वजह से कुछ ऐसे हमारे पास फैक्टर रिलीज़ हुए हैं जिन्होंने फैक्टर 12 और जो प्लेटलेट्स हैं उनको एक्टिवेट किया है। व्हेन फैक्टर 12 इज़ डिस्ट्रक्टेड सच एज बाय कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द कोलिजन और विद द vertebral surface such as glass, it takes on a new molecular configuration that
converts into a proteolytic enzymes called as activated factor 10। अब इन activated factor 10 ने हमारे पास जब भी किसी भी किस्म के ट्रॉमा हुआ है तो अब activated factor 10 में 12 में कन्वर्ट हो जाना है factor 12 ने। अब simultaneously the blood trauma also damage the platelet because of adhesion to the closure of the vertebral surface, ठीक है। This releases platelet phospholipid that contains the lipoprotein called platelet factor 3, ठीक है, विच आल्सो प्ले अ रोल इन सब्सिक्वेंट क्लॉटिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। ये बात भी आपको क्लियर हो गई कि हमारे पास जो है किसी भी किस्म के कॉन्टैक्ट होने की वजह से ब्लड का, ठीक है, ब्लड के जो अंदर हमारे पास सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनका कॉन्टैक्ट होने की वजह से हमारे पास जो है एक्टिवेटेड फैक्टर 10 एक्टिवेट हुआ है, फैक्टर 10 12 एक्टिवेट होकर एक्टिवेटेड फैक्टर 12 बना है। और इसके अलावा हमारे पास जितने भी प्लेटलेट्स हैं वो भी हमारे पास एक्टिवेट होते हैं। प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स ने हमारे पास जो है उनमें लिपोप्रोटीन वगैरह प्रेजेंट होती है, उसने हमारे पास उसको हम क्या कहेंगे प्लेटलेट फैक्टर 3, वो भी हमारे पास एक्टिवेट हुआ। अब जो है प्लेटलेट फैक्टर 12 एक्टिवेटेड फैक्टर 12 ने अब क्या करना है, The activated factor 12 also act enzymatically on factor 11 to activate this factor, which is second step in the intrinsic pathway, ठीक है। अब ये भी बात ठीक होगी कि इंट्रिंसिक पाथवे में हमारे पास ये दूसरा स्टेप है जब हमारे पास फैक्टर 12 जो है वो फैक्टर 11 में कन्वर्ट होगा, उसको एक्टिवेटेड फैक्टर 11 में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट जो कि नियोजेंस एंड इज एक्सेलरेटेड बाय द पैराकैल्कुलिन, ठीक है, ये वाला एंजाइम भी हमारे पास रिक्वायर होता है। ये भी हम अगर आप उस टेबल में पढ़ेंगे तो ये हमारे पास सारा ना क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये बेसिकली। तो ये हमारे पास 2 एंजाइम्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, एक्टिवेटेड फैक्टर 11 को एक्टिवेटेड फैक्टर 11 बनाने में। अब हम बात करेंगे अब जो फैक्टर 11 है उसने क्या करना है, द एक्टिवेटेड फैक्टर 11 देन एक्ट एंजाइमेटिकली ऑन द फैक्टर 9 टू एक्टिवेट दिस फैक्टर एज वेल, ठीक है। आपने देखना है पहले 12 था, 12 ने किया 10 को 11 को एक्टिवेट, 11 ने क्या किया 9 को एक्टिवेट, ठीक है। अब आगे क्या बात है कि अब वही बात है जो बेसिकली ना हमने फैक्टर 10 की अगर आपको बात एक्सट्रिंसिक पाथवे में याद हो तो ये वही बात है, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे पास जो द एक्टिवेटेड फैक्टर 10 एक्ट इन कंसर्ट विद एक्टिवेटेड फैक्टर 8 एंड द प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड एंड फैक्टर 3 फ्रॉम द ट्रॉमेटाइज्ड प्लेटलेट्स एक्टिवेट्स फैक्टर 10। अब जो है इतनी ज़्यादा चीज़ों ने मिलकर फैक्टर 10 को एक्टिवेट करना है। किस किस ने मिलकर एक्टिवेट करना है, एक्टिवेटेड फैक्टर 9 ने हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा, या इसके अलावा हमारे पास एक्टिवेटेड फैक्टर 8 यूज़ होगा, या हमारे पास जो है प्लेटलेट जो है फॉस्फोलिपिड्स हैं उसने भी यूज़ होना है, और हमारे पास जो फैक्टर 3 है वो भी यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने सारी याद रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें फैक्टर 10 को एक्टिवेट करवाएंगी। इट इज़ क्लियर व्हेन आइदर फैक्टर 12 और प्लेटलेट्स आर इन शॉर्ट सप्लाई द स्टेप इज़ डेफिशिएंट फॉर फैक्टर 8 इज़ द फैक्टर दैट इज़ मिसिंग इन पर्सन हु हैज़ क्लासिक हीमोफीलिया, सो इट इज़ कॉल्ड एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है। अब बेसिकली जो पेशेंट्स हीमोफिलिक पेशेंट होते हैं उनमें हमारे पास जो है ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है क्योंकि उनमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है। आपको पता है कि फैक्टर 8 जो है वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पाथवे में रिक्वायर होता है ब्लड कोगुलेशन के लिए, ठीक है। अब प्लेटलेट्स आर द क्लॉटिंग फैक्टर दैट इज़ लैकिंग इन द ब्लीडिंग डिजीज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। बेसिकली अब फॉस्फोलिपिड्स भी थोड़े उसमें कम होते हैं, प्लेटलेट्स भी कम होते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स कम होने की वजह से फैक्टर 10 8 वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे पास थोड़ी कम हो जाती हैं, तो इस वाले पेशेंट्स को हम क्या कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी है। अब एक्टिवेशन ऑफ द फैक्टर 10 ने क्या किया है, द स्टेप इन द इंट्रिंसिक पाथवे सेम एज दैट ऑफ द लास्ट स्टेप इन द एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है इसने हमारे पास फैक्टर 5 के साथ कंबाइन होना है और प्लेटलेट्स के जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनके साथ अटैच हो गए हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट कर देना, और इसमें हमारे पास कैल्शियम भी यूज़ होगा, ठीक है। तो ये सारी वही बात थी। अब हम इसको एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है देख लेते हैं तो आपके लिए यहाँ पे आसानी हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बात हुई है कि हमारे पास जो है ब्लड ट्रॉमा और कॉन्टैक्ट विद कोलिजन हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा है हमारे पास फैक्टर 12 वो एक्टिवेट हुआ है, उसने हमारे पास कोगुलेशन ये हमारे पास सारे प्रोसेसेस ने फैक्टर 12 को एक्टिवेटेड फैक्टर 12 में किया है। अब जो हमारे पास जो है एक्टिवेटेड फैक्टर 12 में क्या करना है कि 9 को कन्वर्ट करना है एक्टिवेटेड फैक्टर 9। वो किसके थ्रू हमने देखा है कि हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट की नियोजेंस थे और पैराकैल्कुलिन थे, इन्होंने ये यूज़ होंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक्टिवेटेड फैक्टर 9 है उसने क्या करना है, जो एक्टिवेटेड फैक्टर
एक्टिवेटेड फैक्टर 11 था, उसने फैक्टर 9 को, इनएक्टिव फैक्टर 9 को एक्टिवेटेड फैक्टर 9 में कन्वर्ट करना है कि उसमें क्या यूज़ होगा, हमारे पास कैल्शियम भी यूज़ होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो 10 है वो 10 किस तरह एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट होगा। वो मैंने आपको बताया कि उसमें हमारे पास जो है वो कैल्शियम भी रिक्वायर होगा, एक्टिवेटेड फैक्टर जो है 9 भी रिक्वायर होगा, एक्टिवेटेड फैक्टर जो 8 है वो भी रिक्वायर होगा। इसके अलावा हमारे पास प्लेटलेट, फॉस्फोलिपिड थे और फैक्टर 3 वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें रिक्वायर होंगी। अब देखें हमारे पास प्लेटलेट, फॉस्फोलिपिड वगैरह भी इसमें रिक्वायर थे, ठीक है। अब जो है, अब फैक्टर 10 जो है ये सारा वही पाथवे है कि एक्टिवेटेड फैक्टर 10 ने थ्रोम्बिन एक्टिवेटर को जो है वो एक्टिवेट करना है। इसमें हमारे पास फैक्टर 5 जो है वो भी यूज़ होगा और हमारे पास जो है कैल्शियम है वो भी यूज़ होगा और फिर ये हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम, ठीक है। ये सारी वही बात थी। सो इसमें होप सो अब आपको ये दोनों जो हैं याद हो गए होंगे, इसमें कोई आपको अब चीज़ मुश्किल नहीं लग रही होगी। अब हम देखते हैं कि कैल्शियम आयन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे में। वो हमने डिस्कस कर लिया कि 2 स्टेप्स को छोड़ के इंट्रिंसिक पाथवे के हमारे पास बाकी सारे स्टेप में कैल्शियम आयन्स रिक्वायर हो गए और हमारे पास ये ब्लड क्लॉटिंग रिएक्शन को एक्सेलरेट करवाएगा। इसलिए इस तरह हमारे पास एब्सेंस ऑफ द कैल्शियम आयन द ब्लड क्लॉटिंग बाय अदर पाथवे डज नॉट अकर, ठीक है। और कैल्शियम आयन प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारे पास जो है ना इंट्रिंसिक पाथवे होगा ना एक्सट्रिंसिक पाथवे होगा और हमारे पास क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्टिवेट नहीं होगा और इसके बाद हमारे पास ब्लड कोagulation नहीं होगी। In the living body, the calcium ion concentration seldom falls low enough to affect blood clotting kinetics simultaneously. However, when a blood is removed from someone, it can be prevented from clotting by reducing the calcium ion concentration below the threshold level for clotting by deionizing, by causing it to react with a substance such as citrate ion or by precipitating the calcium with substance such as oxalate ion, ठीक है। अगर हमारे पास किसी भी फॉर एग्जांपल किसी भी ह्यूमन में से अगर हम उसका ब्लड जो है यानी उसका कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, हेमोरेज हुआ है, ठीक है, ब्लड लॉस हुआ है, तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, कैल्शियम आयन जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास जो है कैल्शियम आयन जो है वो इस तरह भी कम हो सकता है कि हमारे पास किसी भी किस्म के हमारे पास कोई भी फैक्टर जो है वो कैल्शियम आयन को डीआयनाइज कर देगा और हमारे पास वो इस तरह हमारे पास सिट्रेट के साथ रिएक्ट हो जाएगा और फिर वो ऑक्सलेट आयन के साथ रिएक्ट हो जाएगा और कैल्शियम आयन उस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहेगा जिस फॉर्म में हमें एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे में रिक्वायर है। अब जो है ये वो सारी वही बात है कि एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे जो है रप्चर होगा तो किस तरह रिलीज़ होगा, ठीक है। हमारे पास इन्होंने फैक्टर्स बताए हुए हैं कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायर हैं एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे में, ठीक है। ये सारी बातें वही हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास कोagulation जो है 15 सेकेंड से पहले हो जाएगी, 15 सेकेंड लेगी अगर हमारे पास फेयर कोagulation है और 1 to 2 मिनट्स लेगी, 1 to 6 मिनट्स लेगी अगर हमारे पास जो है थोड़ी मतलब इतनी डीप कोagulation वगैरह का प्रोसेस नहीं है। अब जो है इतनी डीप हमारे पास कोई भी रप्चर नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे इंट्रावेस्कुलर एंटीकोगुलेंट जो है। अब हमारे पास कोई इंट्रावेस्कुलर जाहिर है कोई ना कोई बॉडी के अंदर एंटीकोगुलेंट तो रिक्वायर है, ठीक है, तभी तो हमारे पास ब्लड जो है वो हमेशा उसकी कोagulation नहीं होती, सिर्फ तभी होती है जब हमारे पास किसी किस्म का रप्चर होता है। तो बेसिकली जो है probably the most important factor for preventing clotting in normal vascular walls are अब जो हमारे पास vascular wall में of course मैंने बताया कि हमारे पास जितने भी clotting factors थे वो कहाँ present थे, वो blood में present थे। तो अब हमारे पास blood में anticoagulant जो है वो किस तरह होते हैं, किस तरह की उनके नेचर क्या है कि हमारे पास smoothness of the endothelial surface which prevent the contact activation of the intrinsic pathway, ठीक है। अब smoothness हो जाती है हमारे पास membrane की, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्मूथनेस ऑफ मेम्ब्रेन। एक तो हमारे पास एंटीकोगुलेशन को हमारे पास हेल्प करता है और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया जो है WBCs में पढ़ा था, बैक्टीरिया जो है ये भी हमारे पास जो है हमारे पास मेम्ब्रेन की स्मूथनेस होने की वजह से बैक्टीरिया हमारे अटैच नहीं होता, ठीक है। ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इनको कहीं भी पढ़ें ना तो साथ साथ रिवाइज करते रहा करें ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। इसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोकोलिक्स की लेयर है, हमें पता है कि ये हमारे पास म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, नेगेटिव चार्ज है कि जो कि हमारे पास जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उन सबको क्या करेगी, खुद से दूर करेगी। इसके अलावा जो है प्रोटीन बॉन्ड विद द एंडोथेलियल मेम्ब्रेन, इसके अलावा हमारे पास एंडोथेलियल मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन बॉन्ड है, उसको हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बोमॉड्यूलिन विच बाइंड्स थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन के साथ जो एक्टिवेट बाइंड हो जाएगी। नॉट ओनली डज द बाइंडिंग ऑफ द थ्रोम्बिन विद थ्रोम्बोमॉडलिंग स्लो द क्लॉटिंग प्रोसेस बाय रिमूविंग थ्रोम्बिन, बट द थ्रोम्बोमॉडलिन थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स आल्सो एक्टिवेट्स द प्लाज्मा प्रोटीन सी दैट एक्ट एज एन एंटीकोगुलेंट बाय इनएक्टिवेटिंग, ठीक है। ये सारी वही बात है, ठीक है। आपको मैंने अगर आपने पैराग्राफ ध्यान से सुना तो आपको समझ आ गई
हो गई होगी कि हमारे पास मेम्ब्रेन के ऊपर, एंडोथेलियल मेम्ब्रेन के ऊपर थ्रोम्बोमॉडलिन प्रेजेंट है। थ्रोम्बोमॉडलिन बेसिकली जो है ब्लड में जितना भी थ्रोम्बिन है उसको अपने साथ अटैच कर लेता है, ठीक है। और जो है थ्रोम्बोमॉडलिन और थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास बनेगा, बेसिकली थ्रोम्बोमॉडलिन उसको थ्रोम्बिन के लेवल को कम करेगा, हमारे पास एक्सक्रीट आउट कर देगा। या इसके अलावा हमारे पास जो है प्रोटीन सी जो है उसको एक्टिवेट करेगा, जो बेसिकली एंटीकोगुलेंट के तौर पे एक्ट करेगी। और जितने भी हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं बेसिकली उनको, जैसे कि फैक्टर 5 और फैक्टर 8 हैं, जो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने में, इन सबको क्या कर देगी, इनएक्टिवेट कर देगी। अब इसके अलावा हम बात करते हैं इनफैक्ट एंडोथेलियल सेल्स आल्सो प्रोड्यूस अदर सब्सटेंसेस। अब जो है एंडोथेलियल सेल्स किस तरह के सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेगी, प्रोस्टासाइक्लिन एंड नाइट्रिक ओसाइड दैट इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड इनहिबिशन ऑफ द ब्लड कोagulation, ठीक है। प्रोस्टासाइक्लिन आल्सो कॉल्ड एज प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ मेम्ब्रेन ऑफ ईओसिनोफाइट्स फैमिली ऑफ लिपिड्स। अब जो बेसिकली ये लिपिड्स की फैमिली है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड इज़ अ वेजोडाइलेटर एज वेल एज इनहिबिटर ऑफ द प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। अब बेसिकली जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, ये आप आगे जाकर सीवीएस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। ये बेसिकली हमारे पास मेम्ब्रेन में, हमारे पास वॉल्स में हमेशा प्रेजेंट होता है, जो वॉल्स की वेजोडाइलेशन करवाता है, ठीक है। ये हमारे पास एक नेचुरल वेजोडाइलेटर प्रेजेंट है। ये इसके अलावा नेचुरल हमारे पास जो है इनहिबिशन ऑफ द प्लेटलेट एग्रीगेशन है, ठीक है। ये नेचुरल सब्सटेंस जो है हमेशा हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब ये बात होगी, ठीक है, ये सारी बात है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी किस्म की कोई भी हमारे पास बॉडी में डैमेज हो गया है तो हमारे पास क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा और जो है ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंटी थ्रोम्बिन एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रिन एंड एंटी थ्रोम्बिन 3। अब ये क्या चीज़ है हमारे पास, Among the most important anticoagulant in the blood are those that remove thrombin from the blood, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि थ्रोम्बिन को कौन काम करेगा, सबसे पहले तो थ्रोम्बोमॉडलिन कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास, थ्रोम्बोमॉडलिन थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स जो है वो रिमूव करेगा थ्रोम्बिन को। दूसरा हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फिब्रिन फाइबर्स है दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द क्लॉटिंग फाइबर, ठीक है, ये सारी हमारे पास किसको कन्वर्ट, थ्रोम्बिन को जो है वो हमारे पास रिमूव करेंगी। एंड एन अल्फा ग्लोबिन कॉल्ड एज एंटी थ्रोम्बिन 3 और एंटी थ्रोम्बिन हैपरिन कोफैक्टर। हैपरिन आपको पता है कि इंपॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। या हमारे पास हैपरिन है, या हमारे पास वेफ्रिन है, जो हमारे पास दालचीनी होती है ना उसमें ये प्रेजेंट होता है वेफ्रिन। While a clot is forming, about 80 to 90% of the thrombin formed from the prothrombin become absorbed to the fibrin as fibrin fiber as they develop, ठीक है। आपको पता है इसमें ये बात हुई है, आपको पता है कि हमारे पास जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना था ना, तो ये वाला थ्रोम्बिन जो है बेसिकली हमारे पास एक तो थ्रोम्बिन जो है उसको थ्रोम्बिन मोनोमर्स बनने में हेल्प कर रहा था, फिब्रिनोजन को फिब्रिन मोनोमर्स में हेल्प कर रहा था। और इसके अलावा जो है ये थ्रोम्बिन जो है ये हमारे पास क्रॉस लिंक जो फिब्रिन मॉलिक्यूल्स बने हैं उनमें भी हेल्प कर रहा होता है। सो बेसिकली हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा थ्रोम्बिन तो इस फॉर्म में एक्टिवेट हो जाता है, मतलब यूज़ हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास ये वाला सारा जो इन्होंने बात की है कि जो फिब्रिन का स्ट्रक्चर है ये हमारे पास थ्रोम्बिन के लेवल को कम करता है। इसके अलावा जो है हमारे पास दूसरा जो है थ्रोम्बिन दैट डज नॉट अब्जॉर्ब टू द फिब्रिन फाइबर्स, जो ये हमारे पास जैसे ही अब्जॉर्ब नहीं होगा, थोड़ा सा हमारे पास थ्रोम्बिन बॉडी ब्लड में रहेगा, तो ये एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ जो है वो उसका कंटेक्ट होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है 12 to 20 मिनट्स के बाद जो है वो थ्रोम्बिन का लेवल खुद ब खुद जो है हमारे पास ब्लड में कम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे हैपरिन की। हैपरिन बेसिकली इंपॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट है, हमारे पास बॉडी में प्रेजेंट है। हैपरिन इज एंटीकोगुलेंट है बिकॉज इट कंसंट्रेशन ब्लड इज नॉर्मली लो, इट हैज सिग्निफिकेंट एंटीकोगुलेंट इफेक्टिवली ओनली स्पेशल ब्लड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। हाउएवर हैपरिन इज वाइडली यूज एज फार्मास्यूटिकल इन ब्लड, ये ठीक है, ये वही बात है जो मैंने आपको बताई था। हैपरिन मॉलिक्यूल इज हाईली नेगेटिव चार्ज कोगुलेशन पॉलीसेकेराइड, बट itself it has little or no anticoagulant properties, but when it combined with the antithrombin 3, ठीक है। अब यहाँ से आपने बात जो है वो थोड़ी ध्यान से सुननी है यहाँ से कि हमारे पास जो थ्रोम्बिन जो है वो अकेला इतनी एंटीकोगुलेशन के तौर पे कोगुलेंट के तौर पे काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ एक्टिवेट करेगा तो हमारे पास क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा थ्रोम्बिन को रिमूव करेगा ब्लड में से, ठीक है। मतलब 100 से 1000 फोल्ड ब्लड को थ्रोम्बिन को रिमूव करेगा ब्लड में से और एंटीकोगुलेंट के तौर पर काम करेगा। अब हम बात करेंगे देयरफॉर इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस
heparin, the removal of the free thrombin from the clotting blood by the antithrombin is almost instantaneously. The complex of the heparin and antithrombin 3 removes several other एक्टिवेटेड कोगुलेशन फैक्टर्स, ठीक है। अब जो थ्रोम्बिन है और हेपरिन और एंटी थ्रोम्बिन 3 है, ये बेसिकली और भी जो थ्रोम्बिन के अलावा हमारे पास जितने भी ब्लड में कोगुलेशन फैक्टर हैं, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 था, ये एक्टिवेटेड फैक्टर 9 था और एक्टिवेटेड फैक्टर 12 था, इन सबको भी ब्लड में से रिमूव करेगा। अब जो है हेपरिन कहाँ से रिलीज़ होगा, बेसिकली हमारे पास जो बेसोफिल मास्ट सेल्स वगैरह प्रेजेंट है ना, हमारे पास ये पेरिकैपिलरी कनेक्शन थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। पेरिकैपिलरी कनेक्शन में हमारे पास जो मास्ट सेल्स वगैरह प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनके इर्द गिर्द प्रेजेंट है। इन सब ने क्या करना है कि दीज सेल्स कंटिन्यूअली सिक्रीट्स अमाउंट ऑफ द हेपरिन। अब ये हेपरिन जो है, ये सारे हमारे पास हेपरिन रिलीज़ करेंगे, ठीक है। पेरिकैपिलरी कनेक्शन जो मतलब वो कैपिलरीज के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसको हम कहेंगे दैट डिफ्यूज़ इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब ज़ाहिर है आपको पता है कि कैपिलरीज के लेवल पे ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के एक्सचेंज होता है, तो हमारे पास ECF से जितना हेपरिन जो है, जितना भी रिलीज़ हुआ है मास्ट सेल्स ने किया है, वो हमारे पास कहाँ चले जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। अब द बेसिफल सेल ऑफ द ब्लड विच आर फंक्शनली ऑलमोस्ट आइडेंटिकल बाय द मास्ट सेल्स रिलीज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हेपरिन, ठीक है। ये सारी वो बात है जो मैंने आपको बता दी है कि हमारे पास बेसिकली बेसोफिल वगैरह से रिलीज़ होगा। अब हम बात करेंगे हमारे पास प्लाज्मिन कॉज लाइसिस ऑफ द ब्लड क्लॉट जो है। अब प्लाज्मिन क्या है, ये हमारे पास लाइसिस ऑफ ब्लड क्लॉट में प्लाज्मिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने ध्यान से सुना है। द प्लाज्मिन प्रोटीन कंटेन अ यूग्लोबिन कॉल्ड एज प्लाज्मिनोजन दैट व्हेन एक्टिवेटेड बिकम्स अ सब्सटेंस कॉल्ड प्लाज्मिन, ठीक है। प्लाज्मिनोजन तो है वो आपको पता है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। जिसके एंड पे जन लगा होता है वो आपको पता है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्लाज्मिन है वो हमारे पास एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। प्लाज्मिन इज प्रोटीलिटिक एंजाइम that resembles trypsin, the most important proteolytic digestion enzymes of the pancreatic stimulation, ठीक है। इसकी नेचर जो है वो ट्रिप्सिन से मैच करती है प्लाज्मिन क्या। प्लाज्मिन क्या करेगा कि हमारे पास जितने भी फिब्रिन फाइबर्स हैं या हमारे पास जितने भी प्रोटीन कोगुलेंट्स हैं, उन सबको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। जैसे कि हमारे पास फिब्रिनोजेंस है, फैक्टर 4-5 है, फैक्टर 8 है, इसके अलावा हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन है, फैक्टर 12 है, इन सबको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। देयरफॉर व्हेन एवर प्लाज्मिन इज अब्सॉर्ब्ड इट कैन कॉज लाइसिस ऑफ अ ब्लड बाय डिस्ट्रॉइंग मैनी ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स, देयरफॉर समटाइम इवन कॉजिंग हाइपोकोगुलेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। अब बेसिकली जो है हमारे पास प्लाज्मिन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसका आपको पता है कि हर चीज़ की एक क्वांटिटी होती है, हर चीज़ एक ही अपनी एक मेजर्ड वैल्यू में ही अच्छी लगती है। लेकिन प्लाज्मिन का बाजू का जब लेवल ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास इन सब वैल्यूज़ के बढ़ने की वजह से हमारे पास हाइपर कोगुलेशन होती है, यानी हमारे पास ब्लीडिंग का जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है। हमारे पास जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है हमारे पास पेशेंट को। तो ये सारी बातें थी। अब हम देखेंगे एक्टिवेशन ऑफ द प्लाज्मिनोजन टू फॉर्म प्लाज्मिन। अब प्लाज्मिन में किस तरह कन्वर्ट होता है, व्हेन अ क्लॉट इज फॉर्म्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ द प्लाज्मिनोजन इज ड्राइव्ड इनटू द क्लॉट, ठीक है, अलॉन्ग विद अदर प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास प्लेटलेट्स वगैरह RBCs, ये सारी आपको पता है कि फिब्रिन स्ट्रक्चर जो हमारे पास क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है इन सब में इकट्ठा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, दिस विल नॉट become plasmin or cause lysis of the clot until it is activated and जब तक एक्टिवेटेड नहीं होगा तो ये हमारे पास lysis नहीं करवाएगा। The injured tissue and vascular endothelium very slowly release a powerful activator called plasminogen activator, ठीक है। इसने plasminogen activator रिलीज करना शुरू कर देंगे क्योंकि इसने हमारे पास injured tissue ने, ठीक है, injured जो endothelium है, ये कोलेजन वगैरह है, इन सब ने। अब a few days later after the clot has stopped the bleeding eventually convert जो अब bleeding eventually convert plasminogen to plasmid which in turn remove the remaining unnecessary blood clot. In fact many small blood vessel in which blood flows has been blocked by clots already opened by this mechanism, ठीक है। अब बेसिकली इसने सारे क्लॉट को डिजोल्व कर देना है जैसे ही प्लाज्मिनोजन में प्लाज्मिन में कन्वर्ट होना है। ये सारी बात थी हमारे पास प्लाज्मिनोजन की, इसने लाइसिस करवानी है सेल की, ठीक है। यहाँ अगर हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तो हमारे पास हाइपोकोगुलेशन करवाएगी। अब भी जो है ये ना, यहाँ पे एक बात है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ना ये हमारे पास जो आप वाइवा वह है उसमें पूछा जाता है कि हमारे पास कितने दिनों बाद जो है वो प्लाज्मिनोजन जो है वो एक्टिवेट होता है, और इसके अलावा हमारे पास प्लाज्मिनोजन का काम है क्या। अब जो है फैक्टर, अब यहाँ पे बात होगी विटामिन के की, ठीक है। विटामिन के की डेफिशिएंसी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने ध्यान से सुनना है। अब क्या है हमारे पास
कि जैसे ही हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो बेसिकली लीवर से एक्टिवेट होंगे, ठीक है, ये बात को भी आपको पता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास कोई हेपेटाइटिस होगा या हमारे पास ये कोई भी लीवर की डिजीज़ हो जाएगी किसी भी टॉक्सिन इन्फेक्शन की वजह से, तो हमारे पास वो सब लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है कि प्रोथ्रोम्बिन हमारे पास जो है वो लीवर में ही बन रहा होता है। अनदर कॉज ऑफ द डिप्रेस फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर बाय लीवर इज़ विटामिन के डेफिशिएंसी, ठीक है। हमने पता है कि क्लॉटिंग फैक्टर, एक तो क्लॉटिंग फैक्टर भी कम होंगे तभी हमारे पास जो है क्लॉटिंग जो ब्लड कोआगुलेशन है वो कम होगा। इसके अलावा हमारे पास विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे पास ब्लड कोआगुलेशन हो सकता है। अब क्या है कि हमारे पास विटामिन के इज एन एसेंशियल फैक्टर टू लिवर कार्बोक्सिलेज दैट ऐड एन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लूटामिक एसिड रिसाइड्स ऑन 5 ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 8, 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10, ठीक है, और प्रोटीन सी। ये बेसिकली जो लिवर इन सब की हमारे पास जो इनके ऊपर कार्बोक्सिलेज यूज़ करके ना इनके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड करता है ग्लूटामिक एसिड में, ठीक है। ये अगर आप ये ना भी याद करें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद करने कि फैक्टर 10 जो है वो विटामिन के जो है वो लिवर में प्रेजेंट होता है और इन सब की हमारे पास एक्टिवेशन करवा रहा होता है, हमारे पास इन सब की फॉर्मेशन करवा रहा होता है हमारे पास। इसके अलावा जो विटामिन के इज़ ऑक्सीडाइज एंड बिकम इनएक्टिव, ठीक है। अनदर इंजाइम विटामिन के एपिऑक्साइडेट ऑक्टेज कॉम्प्लेक्स रिड्यूसेस, ठीक है। ये भी हमारे पास इंजाइम जो है, ये इंजाइम की बात हो रही है, ये भी हमारे पास विटामिन के की डेफिशिएंसी करवाएगा। हमारे पास जो है विटामिन के जो है हमारे पास बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है हमारे पास इंटेस्टाइन में, वो भी हमारे पास जो विटामिन के की डेफिशिएंसी करवाएगा। और इसमें हमारे पास इस तरह की अगर किसी भी किस्म की कोई भी मतलब डिजीज़ हो गया, बैक्टीरिया किसी भी किस्म का उस पर इफेक्ट हो गया तभी हमारे पास विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई, या हमारे पास किसी भी किस्म की अब्जॉर्प्शन इफेक्ट हुई है तभी हमारे पास विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी। सो बेसिकली ये सारी हमारे पास बात थी विटामिन के की। इतना मतलब ये सारी चीज़ें आप इतना इसमें ना याद रखें, जो थोड़ी बहुत बातें हैं वो विटामिन के क्या क्या करवा रहा होता है हमारे पास, किन किन चीज़ों की प्रोडक्शन एक्टिवेशन करवा रहा होता है और हमारे पास कौन सा एंजाइम है जो इसको एक्टिवेट करता है, या हमारे पास जो बैक्टीरिया इसकी अब्जॉर्प्शन वगैरह इफेक्ट होती है। तो ये सारी बात थी। अब जो है लिवर डिजीज ऑफन कॉज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एंड सम अदर क्लॉटिंग फैक्टर बिकॉज ऑफ द पुअर विटामिन के अब्जॉर्प्शन एंड बिकॉज ऑफ द decreased liver cells. As a result, vitamin K is injected in the surgical patient with liver disease or with the obstructed bile duct before the surgical process is performed, ठीक है। हम बेसिकली ये होता है कि हमारे पास किसी भी किस्म के फॉर एग्जांपल जब पेशेंट की क्लॉटिंग जो फैक्टर है, मतलब ब्लड कोआगुलेशन का जो फैक्टर है, वो हमारे पास हम देखते हैं कि पेशेंट को ना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, उसको ब्लड कोआगुलेशन के मतलब उसकी सर्जरी करने से पहले ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अगर उसको इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी, उसको लिवर की कोई डिजीज़ है, वो उसकी लिवर की कोई मतलब ट्रीटमेंट करने लगे तो पहले हम उसको विटामिन के की इंजेक्शन लगा देंगे ताकि उसकी क्लॉटिंग जो ब्लड कोआगुलेशन है ना वो इफ़ेक्ट करे, मतलब वो ठीक रहे, वो हमारे पास जो ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। अब जो है ये हमारे पास हीमोफीलिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इतना तो नहीं इसमें इंपॉर्टेंट, मतलब 2-4 चीज़ें हैं वो आप इसमें याद रख लें तो आपके लिए इनफ हैं। अब बेसिकली हीमोफीलिया क्या होता है कि ये ब्लीडिंग डिजीज़ है जो हमारे पास बेसिकली मेल में प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास क्या हुई, जब मेल में प्रेजेंट है तो हमारे पास ये इन 85 ऑफ द केस इट कॉज बाय एन अबनॉर्मेलिटी ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर 8। मैंने आपको बताया था कि हीमोफीलिया जो है वो फैक्टर 8 की वजह से होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, हीमोफीलिया और द क्लासिक हीमोफीलिया जो 8 की वजह से होती है। अब ये बात है। अब इसके अलावा हमारे पास जो है फैक्टर एक हीमोफीलिया बी है, इसमें हमारे पास क्या होगा कि फैक्टर जो 9 है उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये, अब इसके बाद हम बात करेंगे अब बेसिकली जो है ये हमारे पास जो है जेनेटिकली ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। ये हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, ठीक है। ये हीमोफीलिया हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑल्थो फीमेल कैरियर हैव वन नॉर्मल एलील एंड, ठीक है, ये वो सारी बात है, ठीक है। इसमें से आप ना भी इतना इसको करें तो कोई मसला नहीं है, बस ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, बस ये चीज़ याद रखें। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, हीमोफीलिया और ए और हीमोफीलिया बी का आपने देख लिया है ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ लास्ट देख लेते हैं कि फैक्टर जो 10-8 है हमारे पास जो है हैज़ टू एक्टिव कंपोनेंट, इट कंटेन लार्जर अमाउंट मोलिकुलर वेट इन मिलियन एंड स्मॉलर मोलिकुलर, द स्मॉलर कंपोनेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट द इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। यहाँ से आप इसको इंपॉर्टेंट है यहाँ से देख लें कि हमारे पास फैक्टर 8 के 2 पाथवे हैं, एक स्मॉलर और एक लार्जर। और स्मॉलर कंपोनेंट वो बेसिकली इंट्रिंसिक पाथवे में यूज़ हो रहा होता है एंड डेफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर जो है वो क्लासिक हीमोफीलिया करवाएगा।
It is somewhat different characteristics called as वॉन विल्ब्रेंट डिजीज़ रिजल्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ द लार्ज कंपोनेंट। ठीक है, वॉन विल्ब्रेंट डिजीज़ हमने पढ़ा था कि वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर भी रिलीज़ होता है जो कि हमारे पास जो है प्लाज्मा से ब्लड में एंटर होगा। और बेसिकली जो हमने देखा था कि ये हमारे पास प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो इन रिसेप्टर के साथ ये यहाँ पे मेम्ब्रेन के ऊपर वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर लगा होता है, इसमें इसके साथ अटैच हो गया, तभी तो हमारे पास प्लेटलेट्स की वहाँ पे एग्रीगेशन होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे पास जो है ये डिजीज़ होगी। अब जो है ना, पर्सन विद क्लासिक हीमोफीलिया एक्सपीरियंसेस फेयर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, ऑलमोस्ट द ओनली थेरेपी इज दैट ट्रूली इफेक्टिव इन द एक्शन ऑफ द प्रोलॉन्ग फैक्टर ऑफ द फैक्टर 10, both these factors are not available as recombinant protein, although these are expensive of their हाफ लाइव्स आर रिलेटिवली शॉर्ट। ठीक है, ये सारा इन्होंने इसमें इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज बताया हुआ है और इसका इन्होंने ट्रीटमेंट बताया हुआ है कि इस पेशेंट को थ्रोम्बोफीलिया हीमोफीलिया या जो क्लासिक या ए वाले पेशेंट को हम जो है फैक्टर 8 का इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन इसकी जो टाइम है ये बहुत शॉर्ट और थोड़ी एक्सपेंसिव है। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है कि इसमें हमारे पास प्लेटलेट्स की है डेफिशिएंसी हो गई है। तो प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हुई है तो हमारे पास जो क्लॉटिंग लेवल जो है वो आपको पता है कि ऑफकोर्स जो है वो हमारे पास जो ब्लीडिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्लॉटिंग जो है वो कम हो जाएगी। और पीपल विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हैव टेंडेंसी टू ब्लीड। ठीक है, हीमोफीलिया में बेसिकली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ही होती है ना कि उसमें पेशेंट्स का जो ब्लीडिंग टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है। एक्सेप्ट दैट द ब्लीडिंग इज़ यूजली फ्रॉम मैनी स्मॉल वेन्यूज ऑफ द कैपिलरीज रेदर देन द लार्ज वेसल्स एज इन हीमोफीलिया। ठीक है, अब ये सारी बात थी। ठीक है, अब इसमें प्लेटलेट्स काउंट जो है वो हमारे पास कम हो जाएंगे, नॉर्मल इतने होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो 3 लाख है 30,000 तक हमारे पास हीमोफीलिया हो जाता है। इस पेशेंट को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऐसे पेशेंट्स को हम कहेंगे। अब हम देखेंगे कि कॉज ऑफ जो हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है उसका मेजर कॉज क्या है। हमारे पास सबसे पहले तो है प्लेटलेट्स की जो प्रोडक्शन है वही कम हो जाती है। जैसे हमारे पास बोन मैरो में किसी भी किस्म की इन्फेक्शन हुई है या सेप्सिस हुआ है, आपको पता है रेडिएशन वगैरह पड़ती है बोन मैरो के ऊपर, या हमारे पास कोई ड्रग है या इस तरह की कोई भी इफेक्ट हुआ है, या फिर हमारे पास कोई और जो है कोई डिजीज़ हुई है, मतलब कोई अगर हमारे पास ल्यूकीमिया हो गया है या हमारे पास जो है आरबीसीज़ का लेवल बढ़ गया है या डब्ल्यूबीसीज़ का लेवल बढ़ गया है, तो इस तरह प्लेटलेट्स का लेवल के ऊपर इफेक्ट होगा और हमारे पास प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाएगा। सो बेसिकली ये हमारे पास एक ये कॉज है। और दूसरा हमारे पास जो है जो एंटीबॉडीज़ हैं वही हमारे पास जो है मतलब प्लेटलेट्स को मतलब उनकी डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देती है, यानी हमारे पास ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, ये वाली बात होगी हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जो है प्लेटलेट्स जो हैं उनकी पूलिंग होना शुरू हो जाती है हमारे पास कहाँ पे, स्प्लीन में, या ठीक है ये कॉज हो गई इसकी। अब नेक्स्ट क्या है, या इसके अलावा जो है हमारे पास जो है डाइल्यूशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द फ्लूइड रिससिटेशंस और मैसिव ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, इसकी वजह से भी हमारे पास मैसिव ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। ठीक है, अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो बेसिकली आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है पेशेंट्स को, इसका मतलब है कि हमारे पास आइडियोपैथिक का बस नाम ही है, लेकिन इसकी जो कॉज है वो अननोन है। बेसिकली एनीमिया भी बेसिकली ना ज़्यादा आइडियोपैथिक एनीमिया ही होता है, उसकी भी कॉज हमारे पास अननोन है। इसके अलावा जो है relief from waiting for 1 to 4 days or can often be affecting patient with thrombocytopenia. ओके, सो ये सारी बात थी इसमें। Splenotomy can be harmful sometime, resulting in almost complete cure because the spleen normally remove large number of the platelet from the blood. ठीक है, ये सारी बात ही आगे। ये वाला हमारे पास जो है थ्रोम्बो एम्बोलिक कंडीशन जो है ये आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे ये नहीं पूछा जाता, मतलब इस आपके इस वाले मॉड्यूल में नहीं है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपके लिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट हेल्पफुल साबित हुआ तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।